सारा ने प्यार भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो अपने राजस्थान की ज्योग्राफी का जो टॉपिक चल रहा था उसका नाम था राजस्थान की उद्योग, और आज की क्लास में हम राजस्थान के उद्योग को कंप्लीट कर देते हैं। आज ज्यादा कुछ समझाने वाला है नहीं, सीधा सीधा याद करना है। फटाफट क्या समझाऊं बताओ तुम्हें। उद्योग टॉपिक ही ऐसा है, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम एग्जाम में भी क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सर ने हमें क्या पढ़ाया है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को करोगे तो और भी तुम्हें आत्मविश्वास आएगा। करें क्लास को स्टार्ट। सारे के सारे तैयार हो? बिल्कुल किताब पे काम चल रहा है खेमराम। बहुत शानदार किताबें आएंगी अपनी पढ़ाई की। जब भी किताबें आएंगी तुम्हारा दिल एकदम गार्डन गार्डन होगा। हमारे ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, क्योंकि तुम्हारा जो विश्वास है उसे बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो आज अपन सबसे पहले पढ़ते हैं प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं। क्या पढ़ेंगे आज? हम औद्योगिक संस्थाएं पढ़ेंगे। वो संस्था जो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आगे आ रही हैं, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं। इसमें राजस्थान की जो सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्था है उसका नाम है रिको। रिको नाम से ही पता चल रहा है अंग्रेजी में, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इतना बड़ा नाम कभी नहीं पूछा जाता एग्जाम में, केवल रिको नाम दिया जाता है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या करेगी? इन्वेस्टमेंट करेगी, पैसा लगाएगी, आर्थिक सहायता करेगी, उद्योगों को संस्थान उपलब्ध कराएगी। जो भी उद्योगों के लिए संसाधन है वो उपलब्ध कराने का काम रिको का है। हिंदी में बात करें तो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड। फिर इतना बड़ा नाम कभी नहीं पूछा जाता। तो सर पूछेंगे क्या, इसकी स्थापना कब हुई थी? रिको की स्थापना हुई थी 28 मार्च 1969 को। फिर इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर के अंदर है। जब रिको की स्थापना हुई तब इसका नाम था राजस्थान राज्य उद्योग एवं खनिज विकास निगम। मतलब जब रिको की स्थापना होती है तब इसका नाम क्या था? खनिज विकास निगम। लेकिन इसको 1979 में खनिज विकास निगम से अलग कर दिया जाता है और 1980 में यह स्वतंत्र कंपनी बन जाती है। देख लोगे इतनी बातें ध्यान में? ठीक है भाई, आ जाओ। तो सबसे पहले जो हमारी प्रमुख औद्योगिक संस्था है, आरपीएससी यहां से 80 क्वेश्चन पूछती है, बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले जो हमारी औद्योगिक संस्था है उसका नाम है रिको। ठीक है, स्थापना हुई थी 28 मार्च 1969 को। मुख्यालय कहां पर है सर? जयपुर के अंदर है। पहले इसका नाम था खनिज विकास निगम के साथ में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन 1979 में खनिज विकास निगम से अलग करके 1980 में इसे स्वतंत्र कंपनी के रूप में स्थापित किया जाता है। ये बात अगर किताब में नहीं है तो आप थोड़ी सी ऐड कर लेना। 1979 में खनिज विकास निगम से अलग करके 1980 में इसे स्वतंत्र कंपनी बनाया जाता है, क्योंकि इसकी बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्था रिको ही है। स्थापना 1969, मुख्यालय जयपुर। 1979 में खनिज विकास निगम से अलग होती है, 1980 में स्वतंत्र कंपनी के रूप में रिको की स्थापना होती है। रख लोगे ध्यान में तो आप इस बात को थोड़ा सा ऐड कर लेना। प्रमुख कार्य क्या है मैंने बता ही दिया। राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने वाली सबसे टॉप संस्था यही है, सबसे ऊपर यही है अभी। तो राजस्थान के अंदर जो औद्योगिक विकास चल रहा है उसको बढ़ावा देने वाली, उसको गति देने वाली शीर्ष संस्था है, मतलब टॉप संस्था है। औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करेगी। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करना, ये बात आ गई पीछे। मुख्यालय जयपुर के अंदर है, ये बात आ गई। और ये शीर्ष संस्था है, ये बात वैसे किताब के अंदर लिखी रखी है। ठीक है, गति देने वाली शीर्ष संस्था है ये। प्रमुख कार्य राज्य औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करना, उनको बढ़ावा देना, मध्यम और लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। मतलब जो छोटे मोटे उद्योग हैं, बड़े उद्योग हैं, उनको पैसा उपलब्ध कराएगी। जो भी उनके लिए संसाधन है वो उपलब्ध कराने का काम है रिको का है। बस ये आपकी रिको की बातें हैं। चलें आगे। ठीक है सर, अगली जो अपनी संस्था उसका नाम है राजसिको, राजस्थान लघु उद्योग निगम। राजसिको, राजसिको के बारे में हमने हस्तकला के अंदर भी पढ़ा था। जब मैंने तुम्हें कला संस्कृति में हस्तकला पढ़ाई थी ना,
तब राजसिकों के बारे में लास्ट में लिखाया था, तुम्हें याद नहीं है तो मैं बता देता हूं। हस्तकला उद्योग को सर्वाधिक संरक्षण देने वाली, सबसे ज्यादा बढ़ावा देने वाली संस्था है, उसका नाम है राजसिको। जो हाथ से बनी वस्तुएं होती हैं उनको राजस्थली शोरूम के माध्यम से बेचने का काम करती है राजसिको। ये बात अभी क्वेश्चन पूछा भी गया था सर, राजस्थान पुलिस में आया था, पटवारी में आया था, कन्फर्म तो नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन आया था कि राजसिको हस्तशिल्प वस्तुओं को किसके माध्यम से बेचती है, राजस्थली शोरूम के माध्यम से बेचती है। ये बात हमने हस्तकला के अंदर पढ़ी है, हस्तकला की किताब में दे भी रखा है, तो वहां पर ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारी बातें हमने हस्तकला में पढ़ी है। अभी केवल आप ये ध्यान रखो कि राजसिको की स्थापना होती है 3 जून 1961 को, मुख्यालय है जयपुर के अंदर। काम क्या सर है, हस्तशिल्प इकाइयां, जो हाथ से उत्पाद बन रहे हैं, जो हाथ से बनने वाली वस्तुएं हैं, जो इकाइयां चल रही हैं, यूनिट चल रही हैं, उनको वित्तीय सहायता देती है, उनको पैसा उपलब्ध कराने का काम करती है राजसिको। और हस्तशिल्प के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है। कोई भी अगर हाथ से बनी कोई वस्तु बना रहा है तो उसके लिए जो भी कच्चा माल लगेगा, तो कच्चा माल उपलब्ध कराने का काम है राजसिको। ठीक है, चले आगे, बस इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है, ज्यादा इनमें कुछ है नहीं। राजस्थान वित्त निगम, आरएफसी, राजस्थान फंड कॉरपोरेशन, आरएफसी, राजस्थान वित्त निगम। वित्त मतलब पैसा, वित्त का मतलब ही होता है पैसा। जब भी आप किसी भर्ती की तैयारी करते हो तो कहते हैं कि भाई हमने इसकी मंजूरी के लिए वित्त विभाग को फाइल भेजी है। जैसे मान लो पुलिस विभाग कहेगा कि हमें 10,000 जवानों की भर्ती करानी है, तो वो सबसे पहले फाइल भेजेगा वित्त विभाग को। क्यों सर? वो अनुमति लेगा, देखो हम 10,000 जवानों की भर्ती कराने जा रहे हैं, आप इनको पैसा दोगे, आपके पास में इतना पैसा, आप मंजूरी दे दोगे? बिल्कुल, हम 10,000 जवानों को सैलरी दे देंगे, पेंशन दे देंगे, सारी सुविधाएं दे देंगे। तो फाइल भेजी जाती है वित्त विभाग के पास में, वित्त का मतलब ही पैसा। तो राजस्थान वित्त निगम की स्थापना की गई 17 जनवरी 1955 को। इसका भी मुख्यालय जयपुर में है। क्या करेगा सर? जो भी औद्योगिक इकाइयां हैं उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा, वित्तीय सहायता मतलब पैसा देने का काम करेगा। ओके, चले आगे। ओके भाई, हाँ, लो जिंदगी, अब अपनी पढ़ाई होगी, चले अब, चलो भी आ जाओ, आगे चलते हैं। और आगे जो अपना औद्योगिक संस्था है उसका नाम है निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, आ गई है तो EMIC, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक है, ये आपके EPIP, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क है, निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। सर ये क्या है? यहां पर जो उद्योग लगे हुए हैं उनमें जो उत्पाद बनते हैं उनको अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचने के लिए औद्योगिक पार्क लगाए गए हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इन पार्कों की स्थापना की गई है, EPIP। EPIP का फुल फॉर्म पूछे तो एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, हिंदी में बात करें तो निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। हालांकि मुझे इंग्लिश तो नहीं आती लेकिन ये थोड़े बहुत कुछ नाम है जो याद हो जाते हैं। तो यहां पर जो उद्योग लगे हुए हैं और यहां पर कोई उत्पाद बन रहा है, उनको अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचने के लिए ये औद्योगिक पार्क लगाए गए हैं। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इनकी स्थापना की गई है। तो 3 पार्क हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। राजस्थान का जो पहला EPIP पार्क है वो सीतापुरा जयपुर में है, दूसरा बोरानाडा जोधपुर में है, और तीसरा नीमराणा कोटपुतली भैरोड में है। ठीक है, ओके, चलें आगे। चलो भाई, तुम तो एक लगातार कॉपी पेस्ट मत किया करो, लगातार क्लास में कॉपी पेस्ट मत करो, ठीक है? ऐसे भी मैं कमेंट नहीं पढ़ता हूँ। हाँ, हेलो सर, माय फेवरेट साइड है, चलो भी आ जाओ आगे। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, EPIP, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक है, चले आगे।
तो ये 3 पार्क है, सिंपल सा पूछ लेगा। राजस्थान का पहला ईपीआईपी पार्क कहाँ पर है? सीतापुरा जयपुर में, दूसरा बुन्नड़ जोधपुर में, तीसरा निमराना कोटपुतली बहरोड के अंदर है। राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड है, राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड है, नाम से पता चल रहा है खादी के काम को बढ़ावा देने के लिए, कारीगरों को रोजगार देने के लिए, खादी के काम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इस बोर्ड की स्थापना की गई थी 1955 में जयपुर के अंदर। ठीक है, बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 1955 में जयपुर में स्थापना की गई थी, कारीगरों को रोजगार प्रदान करने के लिए, दस्तकारों को ट्रेनिंग देने के लिए, गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, निःशुल्क फ्री ट्रेनिंग देने के लिए 3 ट्रेनिंग केंद्र भी कार्यरत हैं खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के। पहला पुष्कर अजमेर में है, दूसरा सकुल मानसरोवर जयपुर में है, तीसरा माउंट आबू सिरोही के अंदर है। रख लोगे ध्यान में, ये आपके 3 ट्रेनिंग सेंटर हैं जहां पर फ्री में खादी के जो कारीगर हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रदान करने का काम में किया जाता है। तो 3 ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर कार्यरत हैं। चलो भी आ जाओ आगे। अरे कुछ भी समझाने वाली बातें नहीं, आज केवल औद्योगिक संस्थाएं, केवल इनके नाम याद करने हैं। आरपीएससी यहां से अच्छे क्वेश्चन पूछ लेती है। ओके, चलो भी। राजस्थान गैर कृषि विकास एजेंसी रूडा, इसकी स्थापना की गई थी नवंबर 1995 के अंदर। ये थोड़ा सा ऐड कर लेना, ये ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने का काम करती है। किताब में अगर नहीं है तो आप इसको ऐड करना, ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र, गांव में गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने का काम करती है रूडा, रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी, ये इसका पूरा का पूरा नाम है। गैर कृषि क्षेत्र, सबसे पहले तो आता श्री कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र तो सब जानते हो, खेती वाला काम जो करते हैं वो कृषि क्षेत्र हो गया। और गैर कृषि क्षेत्र, हाँ ठीक है, तो गैर कृषि क्षेत्र जैसे कोई हस्तकला का काम कर रहा है, हाथ से वस्तु बना रहा है, किसी चीज की मरम्मत कर रहा है, कोई वस्तु का निर्माण कर रहा है, वो सारे के सारे गैर कृषि क्षेत्र हैं। मतलब खेती से संबंधित कार्य नहीं है। कोई हस्तकला का काम कर रहा है वो क्या है? गैर कृषि क्षेत्र है। हाथ से वस्तु बना रहा है, किसी चीज की मरम्मत का काम कर रहा है, कोई वस्तु का निर्माण कर रहा है, वो सब गैर कृषि क्षेत्र है। इनको बढ़ावा देने का, इनको ट्रेनिंग की सुविधा का, इसलिए इसकी स्थापना की गई है गैर कृषि क्षेत्र के लिए। ओके, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये तब तक देखो, 2 मिनट मैं पानी पी लेता हूँ। और कौन बार बार में, हाँ 1 मिनट रुको। ठीक है, सर राम राम बोल दो, सर राम राम भाई। ठीक है, राजस्थान में गैर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए रूडा की स्थापना की गई है। कृषि क्षेत्र तो सीधा का सीधा कृषि वाला क्षेत्र हो गया, और गैर कृषि क्षेत्र मतलब कोई जैसे हस्तकला का काम कर रहा है वो गैर कृषि क्षेत्र है। इसके अलावा कोई हाथ से वस्तु बना रहा है, किसी चीज की मरम्मत का काम कर रहा है, कोई वस्तु का निर्माण विनिर्माण कर रहा है, वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो सब यानी कि गैर कृषि क्षेत्र में आती हैं। तो ये जो आपकी रूडा है ये मुख्य रूप से 3 उप क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां चलाती है, जिसके अंदर चमड़ा है, ऊन व वस्त्र है और लघु खनिज है। रूडा इनको बढ़ावा देने का काम करती है, इसमें ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान करती है। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है सर। हाँ, कितने नंबर बन रहे हैं? आ जाओ भीरे, सारे बस और ही कॉपी पेस्ट लगे रहते हैं। एक पूछेगा पूजा आप कहाँ से हो, पढ़ाई से पता ही नहीं। चलो आ जाओ। तो राजस्थान गैर कृषि विकास एजेंसी रूडा स्थापना नवंबर 1995 में की गई थी। राज्य के अंदर जो ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र हैं, चमड़ा, ऊन व वस्त्र, लघु खनिज, इनको बढ़ावा देने के लिए, ट्रेनिंग की सुविधा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये गैर कृषि क्षेत्र में काम करती है। गैर कृषि क्षेत्र में चमड़ा, ऊन व वस्त्र और लघु खनिज को बढ़ावा देने के लिए, उनको ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए रूडा की स्थापना है वो की गई है।
इनलैंड कंटेनर डिपो, ICD मतलब शुष्क बंदरगाह। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सर ये इनलैंड कंटेनर डिपो है क्या, थोड़ा समझाओ। जैसे मान लो कि अपने राजस्थान में सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है और अब हमें वो मेहंदी दूसरे देशों में भेजनी है। आप सभी को पता है कि दूसरे देशों में सामान समुद्र के रास्ते से भेजा जाता है, लेकिन हमारे राजस्थान में तो कोई समुद्र की सीमा लगती ही नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ पर कोई भी बंदरगाह नहीं है। बंदरगाह कहां पर होते हैं सर, समुद्र के किनारे होते हैं। तो हमने हमारे राजस्थान में 8 शुष्क बंदरगाह बनाए हैं, इन्हें कहते हैं इनलैंड कंटेनर डिपो। शुष्क बंदरगाह है, पानी वाणी नहीं है, वैसे बंदरगाह बना रखे हैं। इन कंटेनर में उस सामान को भरा जाता है और हमें जिस जगह भेजना हो वहां पर पहुंचाया जाता है। इन कंटेनरों के अंदर सामान भर के बंदरगाह तक पहुंचाया जाता है, तो बस वही है इनलैंड कंटेनर डिपो। ठीक है, तो राजस्थान में कुल 8 कंटेनर डिपो संचालित हैं। कितने कंटेनर डिपो, 8 कंटेनर डिपो संचालित है, रख लोगे ध्यान में। राजस्थान में कुल 8 कंटेनर डिपो संचालित हैं। राजसिको के द्वारा जो 4 कंटेनर डिपो चलाए जा रहे हैं, हमें वो ध्यान रखने हैं। मानसरोवर जयपुर में है, भिवाड़ी के अंदर है, बासनी जोधपुर में है और भीलवाड़ा के अंदर है। अभी आरपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन भी पूछा था। अभी आरपीएससी का क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में कौन सी जगह राजसिको के द्वारा इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, केवल सिंपल सा नाम पूछते हैं। इनलैंड कंटेनर डिपो समझ गए। हाँ भी सर देख, कोई भी राजस्थान की वस्तु है, कोई भी उत्पाद है, उसको हमें दूसरे देशों में पहुंचाना है, किसी बंदरगाह तक पहुंचाना है, तो वह सामान कैसे जाएगा सर, कंटेनर के माध्यम से जाएगा। तो यहां पर ये अपने इनलैंड कंटेनर डिपो खोले गए, यहां पर आप सामान पहुंचा दो, आपका सामान है वो बंदरगाह तक पहुंचा दिया जाएगा। ये शुष्क बंदरगाह है, मतलब सूखे हैं, यहाँ पर कोई पानी नहीं है। तो हमने भी उसी प्रकार से यहाँ पर ये इनलैंड कंटेनर डिपो खोल रखे हैं। तो राजसिको के द्वारा जो 4 कंटेनर डिपो चलाए जा रहे हैं, वो आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं कि जयपुर में है, खैरतल तिजारा में है, जोधपुर में है और भीलवाड़ा में है। ये 4 कंटेनर डिपो राजसिको के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ओके, नए विद्यार्थियों को विस्तार से, उनको ही नए विस्तार से पढ़ना है। विस्तार से तो प्रत्येक चीज पढ़नी पड़ेगी ना, उसके बाद में एग्जाम में क्वेश्चन देखो। चलो भाई, निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो, इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। किताब में अगर ये सन नहीं है तो थोड़ी सी चेंज कर लेना, इसकी स्थापना 1991 में है। राज्य में निवेश प्रोत्साहन और एकल खिड़की मंजूरियों के लिए यह प्रभारी एजेंसी है, ये आप थोड़ा सा ऐड करना, उस बात को अपडेट कर लेना। निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो, PIP, इसकी स्थापना 1991 के अंदर की गई थी। ये जो ब्यूरो है, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन राजस्थान, PIP, क्या करती है, घरेलू और विदेशी कंपनियों के निवेशकों का ध्यान आकर्षित करने का ये काम करती है। एकल खिड़की मंजूरी के लिए यह प्रभारी एजेंसी है। एकल खिड़की मंजूरी, आपके मन में ये सवाल आएगा सर ये एकल खिड़की क्या होती है। जैसे मान लो कि आपको कोई व्यापार शुरू करना है और आपको अलग अलग विभागों से मंजूरी लेनी पड़ेगी। अगर नॉर्मल सी बात, अगर एक आदमी अपनी दुकान भी खोलना चाहता है ना, तो बिजली के कनेक्शन के लिए अलग फाइल लगाएगा, पानी के लिए अलग फाइल लगाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए दूसरी जगह जाना पड़ेगा, कभी इधर घूमेगा कभी उधर घूमेगा। अब सरकार ने क्या किया भाई साहब, आप यानी कि अपने उद्योग के ऊपर ध्यान दो, उद्योगों को बढ़ावा दो। क्या हम आपकी सुविधा के लिए वन स्टॉप शॉप की व्यवस्था कर रहे हैं। वन स्टॉप मतलब एक ही जगह, एक ही छत के नीचे, एक ही खिड़की से उद्यमियों को सारी आवश्यक मंजूरी वहीं से मिल जाएगी। वो है एकल खिड़की। तो उस एकल खिड़की मंजूरी की प्रभारी एजेंसी है निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो। आगे हम एकल खिड़की की और बात करेंगे। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना 1991 के अंदर होती है। एकल खिड़की मंजूरी की प्रभारी एजेंसी है। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, आज हालांकि समझाने वाली कोई बातें है नहीं इसमें। ये राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र आपको ध्यान रखने हैं। यहां से सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी जगह है राजस्थान का औद्योगिक क्षेत्र है। जैसे पूछ लिया, खारा है, नापासर है, ये बीकानेर के अंदर है, ये राजस्थान के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। ये वो जगह है जो औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानी जाती है।
आप कभी जयपुर के सांगानेरी में जाओ, विश्वकर्मा, मालवीय नगर, मानसरोवर, ये औद्योगिक क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जाने जाते हैं। भिवाड़ी, भिवाड़ी तो वैसे भी फेमस है, भिवाड़ी तो आप सबको पता है। कभी भिवाड़ी तो औद्योगिक क्षेत्र है, एकदम औद्योगिक क्षेत्र नया विकसित हो रहा है। टपुकड़ा खैरथल तिजारा में आता है, ये औद्योगिक क्षेत्र है। खारा, नापासर, बीसवाल, करनी, बीकानेर के अंदर ये जगह है जो औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। ठीक है, मरुधर है, मंडोर, बासनी, पाल शिल्पग्राम, बोरानाडा, मथानिया, तिवरी, तिवरी का तो पूछा भी गया था, एग्रो फूड पार्क यहाँ पर है। तो ये भी क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है। अब देख लेते हैं उद्योगों को बढ़ावा देने वाली कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। आपको इतना ही ध्यान रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र नहीं है या कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, चलो भी आगे चलते हैं। हाँ, प्रमुख योजनाएं, उद्योगों को बढ़ावा देने वाली कौन कौन सी योजनाएं हैं। पहली योजना, उसका नाम है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जिसका प्रारंभ किया गया था दिसंबर 2019 में। नाम से पता चल रहा है, लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। लघु उद्योग मतलब छोटे उद्योग, तो छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह योजना शुरू की है। अगर आप कोई उद्योग खोलना चाहते हो, कोई कारखाना खोलना चाहते हो, तो सरकार आपको पैसा उपलब्ध कराएगी। अगर सरकार से 25 लाख रुपए आप लेते हो तो आपके ऊपर 8% का ब्याज लिया जाएगा। अगर आप कोई उद्योग खोलना चाहते हो, ये योजना है सरकार की, अगर आप 5 करोड़ रुपए का लोन लेते हो तब सरकार आपसे 6% का ब्याज लेगी। अगर आप सरकार से 10 करोड़ रुपए का लोन लेते हो तब आपसे सरकार 5% का ब्याज लेगी। सरकार के जो ब्याज होते हैं बड़े सस्ते होते हैं। गाँव वाला का ब्याज बड़ा कठिन है, 2 रुपया सैकड़ा ब्याज सुनेड़ के तारो। अगर उसका परसेंटेज निकाले ना तो वो आपका परसेंटेज बढ़ेगा 24%। ठीक है, कितना परसेंटेज बढ़ेगा, 24% पड़ेगा वो। 2 रुपया सैकड़ा ब्याज गाँव में चल रहा है ना भाई, पैसा तो दे दूंगा लेकिन 2 रुपया सैकड़ा के हिसाब वो ब्याज लूंगा गया। अगर उसका परसेंटेज निकाले तो वो 24% पड़ता है। और जब आप सरकारी नौकरी लग जाओगे, आपको लोन की जरूरत होगी, कभी मुझे तो पैसे चाहिए 3-4 लाख रुपए, तब सरकार आपको, वो बैंक वाले कितने देते हैं, 10% पे आपको ब्याज दे देते हैं। ठीक है, 10-11% बस यही चल रहा है। और गांव वाला के चक्कर में मत आ जाइए, 2% का चक्कर में अच्छे तो बैंक में ले लियो। ठीक है, 9-10% में मिल जाएगा। तो ये सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योजना चला रही है जिसका नाम है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। जैसे दस्तकारों, हस्तशिल्पियों को अधिकतम 3 लाख रुपए, बुनकरों को अधिकतम 1 लाख रुपए के ऋण पर 7% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। आप अगर कोई भी बिजनेस खोलना चाहते हो, कोई भी छोटा मोटा उद्योग खोलना चाहते हो, तो सरकार इतने पैसों के ऊपर आपसे, ब्याज के ऊपर आपको पैसा उपलब्ध करा देगी लोन का। बस ये योजना है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 ये प्रारंभ की गई थी 2019 में, 31 मार्च 2026 तक ये लागू रहेगी। निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 में शुरू की गई, 2026 तक यह लागू रहेगी। सर है क्या योजना में, अगर आप राजस्थान में उद्योग लगा रहे हो, कोई भी आप कारखाना लगा रहे हो, बिजनेस खोल रहे हो, तब 7 साल तक राज्य सरकार आपसे बिजली स्टाम्प ड्यूटी के ऊपर जीएसटी वाला टैक्स नहीं लेगी। इस योजना में यह कहा गया था, मतलब उद्योगों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ये कहती है 7 साल के लिए चला रहे हैं, तो इस योजना के तहत 7 साल तक बिजली वाला बिल है, स्टाम्प ड्यूटी वाला कोई भी अनेक है, सीजीएसटी आपसे नहीं लिया जाएगा। सरकार है वो एसजीएसटी, ठीक है, स्टेट का जो जीएसटी वाला टैक्स होता है वो सरकार आपसे नहीं लेगी। बस आपको तो केवल इतना सा ध्यान रखना है, 2019 वाली 2019 में प्रारंभ की गई, 2026 तक ये लागू रहेगी। इसके बाद में आ गई 2022 वाली निवेश प्रोत्साहन योजना 2022, ये प्रारंभ की गई थी 7 अक्टूबर 2022 से, और ये प्रभावी रहेगी 31 मार्च 2027 तक। इसमें क्या क्या सर 2022 वाली में, 2019 वाली योजना को ही और अधिक व्यापक बनाते हुए और अच्छा बनाते हुए 2022 में एक और निवेश प्रोत्साहन योजना शुरू कर दी। इसमें कहा गया 2027 तक 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, इस योजना में कह दिया। 2019 वाली चल रही थी, इसको और भी अच्छा बनाते हुए, और भी ज्यादा विस्तार करते हुए 2022 में एक और निवेश प्रोत्साहन योजना लाई जाती है। इसमें कहा गया हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे।
और बताओ कि जो भी आपका बिजली के ऊपर टैक्स लगता है, भूमि के ऊपर टैक्स लगता है, वो 7 साल तक बिल्कुल फ्री इस योजना में कहा गया। अगर आप कोई भी उद्योग लगा रहे हो, बिजली के ऊपर शुल्क लगता है, भूमि टैक्स यानी कि भूमि के ऊपर कर लगता है, तो 7 सालों में आपको 100% छूट दी जाएगी, कोई भी आपके कर नहीं लगेगा। निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 के तहत। फिर एक और लिखना आप 2024 वाली और ऐड कर लेना, करंट वाली ये भी आपको लिखनी है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 से, इसका प्रारंभ किया गया 8 अक्टूबर 2024 से। फिर यानी का थोड़ा और विस्तार करते हुए निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 लाएगी। निवेशकों को ग्रीन डेवलपमेंट, निर्यात संवर्धन और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए ये योजना लाएगी। इसमें अगर आप अपने उद्योग में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा लगाते हो, तब राज्य सरकार 7 साल के लिए अपने करों में 75% की सब्सिडी देगी। राज्य सरकार के जो भी टैक्स लगते हैं उनमें आपको 75% की छूट दी जाएगी 7 साल के लिए। इस प्रकार से अलग अलग निवेश प्रोत्साहन योजना है। तो सर हमें क्या याद ध्यान रखनी है, कब लागू हुई थी, आप थोड़ा सा ये ध्यान रखना। ठीक है, ये सिंपल सा पूछ लेते हैं। खादी ग्रामोद्योग, हाँ खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना। खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना खादी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, खादी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए 13 जुलाई 2022 से यह योजना लागू की गई है। बस इतने से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, नाम से ही पता चल रहा है लघु वाणिज्यिक वाहन है। लघु मतलब छोटा, वाणिज्यिक वाहन, वाणिज्यिक वाहन समझते हो, ऐसे वाहन जो उद्योगों में काम आते हैं, जिसमें आप माल उपकरण भरकर ले जाते हो। जैसे ये छोटे टेम्पू आते हैं, ये क्या है, वाणिज्यिक वाहन है। अगर आप ऐसा कोई वाणिज्यिक वाहन खरीद रहे हो जिसकी कीमत 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो सरकार आपको वाहन की कीमत का 10% या फिर 60,000 रुपए अनुदान में देगी। ये सरकार की योजना है, ताकि रोजगार को, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे उद्योग अपन कब, ये अपने जो वाणिज्यिक वाहन है किसमें काम में लेते हैं, सर उद्योगों के लिए काम में लेते हैं। माल को इधर से उधर सप्लाई करना, कोई उपकरण है वो इधर से उधर लेकर जाना, तो ये उद्योगों से संबंधित हो गया एक प्रकार से। तो मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई है, एग्जाम में पूछा गया है, 11 अक्टूबर 2022 को लागू की गई है। बस आपको इतना नहीं ध्यान रखना कभी छोटे वाहन खरीदेंगे सरकार 10% का अनुदान देती है या फिर 60,000 रुपए का अनुदान देती है। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ये योजना कब शुरू की गई थी। वन स्टॉप शॉप, अभी मैं थोड़ी देर पहले चर्चा कर ही रहा था वन स्टॉप शॉप की। ऐसे उद्यमी, ऐसे व्यापारी, ऐसे बिजनेसमैन जो राजस्थान में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का उद्योग लगाना चाहते हैं, उनके लिए एक ही छत के नीचे, एक ही सिंगल विंडो पर उनको उद्योग लगाने की सारी आवश्यक मंजूरी दी जाएगी। जैसे मान लो कि आप कोई भी बिजनेस खोलना चाहते हो राजस्थान में, और आप कहते हो कि मैं तो देखो भैया 10 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करूंगा क्या। अब आप कोई भी बिजनेस खोलोगे तो उसके लिए आपको सारी की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी, सारी फाइलें तैयार करनी पड़ेगी। तो आप कभी इधर घूमोगे कभी उधर घूमोगे, ये थोड़ी है भैया आप राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करें तो राजस्थान आपके लिए क्या व्यवस्था करेगा। आप पूछोगे बताओ हमारे लिए क्या सुविधा कर रहे हो आप, तो राजस्थान सरकार कहती है हम आपके लिए वन स्टॉप शॉप शुरू कर रहे हैं। इसमें क्या मिलेगा भी मुझे, इसमें सारी की सारी सुविधा आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएंगे, आपको कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं है, इधर से उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है। 10 करोड़ रुपए से अगर आप ज्यादा लगाते हो तो आपको एक ही छत के नीचे सारी की सारी आवश्यक मंजूरी है वो मिल जाएंगी। बजट 2025-26 के अंदर है, इसकी संख्या बढ़ाकर है वो 149 कर दी गई है। ठीक है, और इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसका नाम है राजनिवेश, ये भी कार्यरत है। ठीक है, ये आपका ऑनलाइन पोर्टल है राजनिवेश, ऑनलाइन पोर्टल इसके लिए खोला गया है। लखपति दीदी योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाई गई है, महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए। अगले साल में 5 लाख परिवारों की जो आय है वो साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा करने का काम किया जाएगा। सर नाम से पता चल रहा है लखपति दीदी योजना महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए, महिला खुद का व्यापार खोलें, महिलाओं को खुद का व्यापार खोलने के लिए इसमें प्रोत्साहित किया जाएगा। करंट के हिसाब से ध्यान रखो तो पहला सम्मेलन हुआ था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में जैसलमेर में, और दूसरा सम्मेलन हुआ था इसका डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, ये करंट के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा।
ओके सर, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022, ये नीति हमने हस्तकला के अंदर भी पढ़ी थी। नाम से पता चल रहा है कि हाथ से बनी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए यह हस्तशिल्प नीति 2022 में लाई गई थी। ठीक है, हाँ, चलो भाई आ जाओ। हाथ से बनी वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 के अंदर लाई गई थी। लाई कब गई थी? 17 सितंबर 2022 को प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति है वो जारी की गई थी। 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। उद्देश्य ये कि जो भी हाथ से बनी वस्तुओं उनको बढ़ावा दिया जाए इस नीति के तहत। तो इस नीति के तहत एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत एक हस्तशिल्प उत्पाद को चिन्हित किया जाएगा। एक जिला एक उत्पाद जो योजना चल रही है उसके तहत एक जो हस्तशिल्प उत्पाद जो हाथ से बनाया जा रहा है उसको चिन्हित करके उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और दिसंबर के महीने में हम हस्तशिल्प सप्ताह का भी आयोजन करेंगे। एक सप्ताह हस्तशिल्प के नाम होगा, हैंडीक्राफ्ट के नाम होगा, ताकि जो हाथ से बनी वस्तुएं हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये क्या है कि राजस्थान की वस्तुएं ज्यादा से ज्यादा बाहर जाएं, उनको अच्छा निर्यात मिले, इसके लिए एक विशेष क्षेत्र में कंपनियों को टैक्स में छूट दी जाती है ताकि वो बिना टैक्स के वस्तुओं का आयात कर सकें। वही है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आयात निर्यात नीति 1997-2002 नीति के तहत 13 मार्च 2003 को राज्य की विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति जारी की गई थी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कब जारी की गई थी? 13 मार्च 2003 को। है क्या सर? एक विशेष क्षेत्र जिसमें कंपनियों को कर में छूट मिलती है, वह कर मुक्त आयात की सुविधा मिलती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब एक विशेष क्षेत्र हो गया। इसमें क्या है? इसमें कंपनियों को कर में छूट मिलती है, कंपनियों को टैक्स में छूट मिलती है, वह कर मुक्त आयात की सुविधा मिलती है। कर मुक्त आयात करने की सुविधा मिलती है, आराम से कोई भी वस्तुओं का आयात कर सकते हैं, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो हमें ये देखने का राजस्थान में ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पर कर नहीं लगता है, कंपनियों में कर में छूट मिलती है, जहां पर कर मुक्त सुविधा मिल रही है। तो वो कौन सी कंपनी है जो बिना टैक्स के आयात की सुविधा दे रही है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आती हैं। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जयपुर में है। आपको केवल नाम ध्यान रखने हैं, एग्जाम में सिंपल सा पूछेगा महिंद्रा वर्ल्ड सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां पर है? जयपुर में है, बस इतना ही पूछेगा। जेम्स एंड ज्वेलरी इकोनॉमिक जोन कहां पर है? सीतापुरा, जयपुर में है। ओके सर। सोमानी वेस्टेड लिमिटेड कहां पर है? खुसखेड़ा, खैतल, तिजारा में है। जैन पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कहां पर है? जयपुर के अंदर है। वाटिका जयपुर डेवलपर्स लिमिटेड जयपुर में है। मानसरोवर औद्योगिक विकास निगम जोधपुर में है। RNB इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। रख लोगे ध्यान में? ओके सर, रख लेंगे। आगे चले। आगे आपका दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, DMIC। ये क्या सर? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। औद्योगिक शहर वो शहर जहां पर औद्योगिक इकाइयां लगी हुई है, जहां पर उद्योग लगे हुए हैं, कारखाने लगे हुए हैं, उन शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। उन शहरों में अच्छी सुविधा दी जाएंगी ताकि उद्योगों को बढ़ावा मिले। तो इस तरह एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये कॉरिडोर आपका दिल्ली से चलेगा, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से यूपी, यूपी से राजस्थान, उसके बाद गुजरात, MP, महाराष्ट्र तक जाएगा। टोटल इसकी लंबाई 1504 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी 567 किलोमीटर लंबाई है। ये आपका है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, तो दिल्ली से मुंबई के मध्य 1504 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसके राजस्थान में लंबाई 567 किलोमीटर है। इसमें जो भी शहर आएंगे उनको औद्योगिक शहरों के रूप में, स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, चलो भाई चलें आगे। हो गया बस कंप्लीट, और क्या है? अब आप देख लो महत्वपूर्ण जानकारी। ये सारी की सारी चीजें पढ़ने वाले थे उद्योगों के अंदर। अब देख लो आप महत्वपूर्ण जानकारी, केवल बस पढ़ लो भी। सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां कहां पर लगी हुई हैं? जयपुर में लगी हुई हैं। सबसे ज्यादा औद्योगिक इकाइयां, सबसे ज्यादा औद्योगिक कारखाने, सबसे ज्यादा औद्योगिक यूनिट कहां पर लगी हुई हैं? जयपुर में लगी हुई है।
राज्य में सर्वाधिक मध्यम व वृहद औद्योगिक इकाइयां अलवर जिले के अंदर हैं और स्थान कहां पर है? भिवाड़ी के अंदर है। मध्यम और वृहद औद्योगिक इकाइयां हैं अलवर जिले में, और तुमसे पूछ ले स्थान कौन सा, तो स्थान आएगा भिवाड़ी। सर्वाधिक वृहद स्तरीय उद्योग, बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं भिवाड़ी के अंदर है। भिवाड़ी फिर अलवर है, फिर आपका भीलवाड़ा, यहां पर बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं। तो वृहद स्तरीय उद्योग लगे हुए हैं भिवाड़ी, अलवर, भीलवाड़ा में। रख लोगे, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, सिंपल सा पूछ लेता है सर्वाधिक वृहद स्तरीय उद्योग कहां पर लगे हुए हैं। राज्य में सर्वाधिक मध्यम और वृहद औद्योगिक इकाइयां अलवर जिले में है, स्थान पूछ ले तो भिवाड़ी है। और सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां अपने जयपुर के अंदर है। ठीक है सुनील, बिल्कुल लग रहा है काम चल रहा है भाई इसके ऊपर। ठीक है, बहुत शानदार निकालेंगे, चिंता मत करो। आ जाओ आगे। लघु औद्योगिक इकाइयां, छोटी इकाइयों वाला जिला है जयपुर और अलवर। राजस्थान में नोटों की जो स्याही होती है ना, उसका कारखाना लगा हुआ भिवाड़ी के अंदर है। नोटों के अंदर स्याही लगती है ना, उसका कारखाना अपने राजस्थान की भिवाड़ी में है। नोट जानते हो, हाँ वही पैसे वाले नोट है। तो उन नोटों की स्याही बनाने का कारखाना भिवाड़ी के अंदर है। ठीक है। राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र हैं और 8 उप केंद्र कार्यरत हैं। ये भी पूछ लेते हैं कि राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं, तो राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र हैं और 8 उप केंद्र कार्यरत हैं। ये ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर 2024-25 में सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली वस्तुएं, हमने सबसे ज्यादा कौन कौन सी वस्तुएं निर्यात की हैं? राजस्थान ने कौन सी सबसे ज्यादा वस्तुएं बेची हैं उद्योगों में? हमने सबसे ज्यादा बेचे इंजीनियरिंग वस्तुएं, उसके बाद में रत्न और आभूषण बेचे हैं, उसके बाद में धातुएं बेची हैं, फिर हमने कपड़ा बेचा है, और उसके बाद में हाथ से बनी हुई वस्तुएं बेची हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें सिंपल सा पूछ लेता है कि इनका क्रम ही पूछ लेगा। 2024-25 में सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का क्रम क्या है? सबसे ज्यादा हमने इंजीनियरिंग वस्तुएं बेची हैं, फिर कोई रत्न आभूषण है, फिर कोई धातु से बनी वस्तुएं हैं, उसके बाद में कपड़ा, और उसके बाद में हस्तशिल्प है। इनका निर्यात में 65% से भी ज्यादा हिस्सा है। अगर हम राजस्थान में जो भी उत्पाद बन रहे हैं उनमें अगर हम 100% चीजें बेच रहे ना, तो इन 5 चीजों का ही 65% से ज्यादा हिस्सा आता है। ओके, ठीक है भाई। औद्योगिक संभावना के आधार पर हमने राजस्थान को 4 श्रेणियों में विभाजित किया, राजस्थान के जिलों को। अगर हम बात करें भाई सबसे ज्यादा संभावना कौन से जिले में है जहां पर उद्योग का अच्छा विकास हो, तो सबसे पहला जिला आता है जिसका नाम है जयपुर जिला। इसको हमने रखा है विशिष्ट श्रेणी में। भाई साहब, जयपुर तो विशिष्ट है क्या? जयपुर जो जिला है वो विशिष्ट श्रेणी में आता है। यहां पर तो औद्योगिक संभावना सबसे ज्यादा मिलेगी आपको। ये तो एक प्रकार से विशिष्ट श्रेणी है। इसके बाद में ए, बी और सी श्रेणी है। ए श्रेणी वाले अच्छे जिले आते हैं जहां पर और भी अच्छी संभावना देखी जा सकती है। जैसे आप देखो कि अलवर है, दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद, कोटा, बारा, यहां पर उद्योगों की बहुत अच्छी संभावना है। बी श्रेणी में आएगा बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, झुंझुनू, यहाँ पर थोड़ी कम संभावना है। और यहाँ पर तो बहुत ही कम संभावना है, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, डूंगरपुर, ये है आपका सी श्रेणी। तो पूछ लेते हैं औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर कौन सा जिला विशिष्ट श्रेणी में आता है? जयपुर। कौन सा जिला ए श्रेणी में आता है, कौन सा जिला बी श्रेणी में आता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आरपीएससी के द्वारा। अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करो ना, तो ही आप इन चीजों को याद करना, बाकी आप छोड़ भी सकते हो। थोड़ा बहुत आप इनके बारे में देख लेना। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम है। सर कौन सा उद्योग सूक्ष्म होता है? अभी आप बता रहे हो कि सूक्ष्म उद्योग है, लघु उद्योग और मध्यम उद्यम। ये सूक्ष्म उद्यम कौन सा होगा? कौन सा उद्योग, कौन सा बिजनेस सूक्ष्म होगा, छोटा होगा? इसकी परिभाषा भी एग्जाम में पूछी जाती है। सूक्ष्म उद्यम मतलब ऐसा उद्यम जिसमें संयंत्र या प्लांट जो लगाया गया है वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है। जैसे, सर समझे नहीं क्या? देखो, मान लो कि मैं कोई भी मशीन लगा रहा हूं, मैं कोई भी प्लांट लगा रहा हूं, जैसे मुझे कारखाना खोला और वहां पर मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, वहां पर मुझे पैसे निवेश करने हैं। अगर मैं कोई भी वहां पर मशीन लगाता हूं और मेरी मशीन की जो कीमत है वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है। मान लो कि मैंने एक मशीन लगाई, एक प्रिंटिंग प्रेस लगाई जिसकी कीमत है 90 लाख रुपए। 90 लाख रुपए की मैंने प्रिंटिंग प्रेस लगा दी है।
तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है, और कारोबार टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है, और मुझे टर्नओवर कितना हो पूरे साल का, मतलब एक आपने 90 लाख रुपए की एक प्रिंटिंग प्रेस लगाई, आपने कितनी किताब कॉपियां उससे बेची हैं, कितना आपने पूरा टर्नओवर किया, प्रॉफिट नहीं है केवल टर्नओवर है, कितना आपने पैसा मतलब उससे टर्नओवर करना, मतलब एक प्रकार से आपने कितने का माल बेचा है। प्रॉफिट तो वो होगा कि भाई माल जाएगा कितना नुकसान होगा, बाद में प्रॉफिट निकाला जाता है, ये केवल टर्नओवर है। आपने एक 90 लाख रुपए की मशीन बट एक लगाई है, और इसके अंदर आपने कितने रुपए का जो टर्नओवर किया है, कितने रुपए का आपने किताबें कॉपियां ये छापने का काम किया है, तो मैं कहूंगा भाई साहब मैंने तो यानी कि 4 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया है। तो ये जो मेरा उद्योग है ये आएगा सूक्ष्म उद्यम में, ये परिभाषा है। तो एक ऐसा उद्यम, ऐसा बिजनेस जिसमें कोई प्लांट लगाया गया, कोई मशीन लगाई गई है, उसमें आपने निवेश 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं किया है, और आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है, तो आपका जो उद्यम है वो सूक्ष्म उद्यम आता है। फिर आता है लघु। लघु मतलब इसमें आपने जो प्लांट लगाया उसमें आपने निवेश 10 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं किया है, और आपका जो टर्नओवर वो 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, तो आपका उद्यम आएगा लघु उद्यम। और फिर आता आपका मध्यम उद्यम। मध्यम यानी क्या है, जिसके अंदर आपने जो निवेश किया वो 50 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं किया है, और आपका जो कारोबार है, जो आपका टर्नओवर है वो 250 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है। ठीक है। और फिर आता है वर्ध सूक्ष्म उद्यम, यानी का बड़े क्षेत्र पर ऐसा उद्यम जिसमें आपने जो संयंत्र लगाया है, मशीनी उपकरण लगाया है, उसमें आपने निवेश 50 करोड़ रुपए से ज्यादा किया है, वो आपका आता है वर्ध सूक्ष्म उद्यम। इसमें कभी कभी परिभाषाएं पूछ ली जाती है। ओके, चलो रख लोगे थोड़ी सी ध्यान में, ये केवल परिभाषा ही है कि सूक्ष्म उद्यम क्या होता है, वृहद उद्यम क्या होता है, लघु उद्यम क्या होता है। ठीक है, चलें आगे। ओके भाई, राजस्थान सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम अधिनियम 2019 के अंदर अधिनियम लाया गया, कानून लाया गया, राजस्थान सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम। ठीक है। इसमें कोष्टक में लिख भी रखा है स्थापना और संचालन की सुविधा अधिनियम 2019। तो ये जो अधिनियम लाया गया था 17 जुलाई 2019 को अधिसूचित किया गया था। राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, एमएसएमई उद्योगों की सुविधापूर्वक स्थापना करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था, इस कानून को लाया गया था। राज्य ने राज्य उद्योग मित्र वेब पोर्टल लॉन्च किया, इस पोर्टल के माध्यम से एक पावती प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, ये बात भी आप थोड़ी सी लिख लेना। इस कानून के तहत, इस अधिनियम के तहत राज उद्योग मित्र वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। एक राज उद्योग मित्र एक वेब पोर्टल, एक वेबसाइट है जहां पर जाकर आपको एक पावती प्रमाण पत्र मिल जाता है अगर आप उद्योग कर रहे हो अधिनियम के तहत। इस प्रमाण पत्र के जारी होने से 5 साल तक आवेदक को राज्य के जितने भी कानून हैं उनकी अनुमोदन और निरीक्षण से छूट दी जाएगी। तो पावती प्रमाण पत्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता अगर आप कोई भी उद्योग कर रहे हो इस अधिनियम के तहत। तो जो भी यानी कि बिजनेस के ऊपर राज्य सरकार के जो भी कानून है उसका जो भी यानी कि राज्य सरकार का अनुमोदन होगा, जो भी निरीक्षण होगा, उससे बिजनेसमैन को, उद्यमी को छूट प्रदान की जाती है। बस यही है, और हो रहा होगा क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम अधिनियम 2019, ये तो वापस वही आ गया, सेम चीज आ गई, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इसको हटा देना, सेम ही चीज आ गई, ये मैंने बता ही दिया। एमएसएमई पॉलिसी 2024, हाँ बताओ। अरे के कमेंट कर रहे होते बार बार में, क्यों क्या करे, रिकॉर्ड क्लास ही है। हाँ चले आगे। ओके भाई, एमएसएमई पॉलिसी 2024, यह नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। उद्देश्य क्या है? छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना। पॉलिसी लाएगी सरकार के द्वारा। चलो, तो उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना, 50 करोड़ रुपए की ऋण राशि के ऊपर ब्याज सब्सिडी हो प्रदान की जाएगी। ये एमएसएमई पॉलिसी 2024 है, दो अपने 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। अब देख लेते हैं राज्य की औद्योगिक नीतियां।
कौन कौन सी राज्य की औद्योगिक नीतियां हैं इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहली नीति है वो अपने 1978 के अंदर बीरू सिंह शेखावत के समय लाई गई थी। चौथी नीति है वो 4 जून 1998 को लाई गई थी, उसमें भी अपने 1998 के अंदर बीरू सिंह जी शेखावत थे। और सातवीं नई औद्योगिक विकास नीति है वो अपने 19 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी। ये थोड़ी सी आपको औद्योगिक नीतियां ध्यान रखनी है, कभी पहली औद्योगिक नीति कब लाई गई थी, चौथी कब लाई गई थी, सातवीं नई औद्योगिक विकास नीति जो लाई गई है वो अपने 19 दिसंबर 2019 को जारी की गई है। ये वैसे आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब थोड़ा सा देख लो, बस आर्थिक समीक्षा के हिसाब से कुछ आंकड़ा है जो एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे उद्योग क्षेत्र ने राजस्थान के जीएसवीए में कितना योगदान दिया है। 2024-25 में राजस्थान में सकल राज्य मूल्य वर्धन मतलब जीएसवी में प्रचलित कीमतों के ऊपर जो उद्योग क्षेत्र का योगदान रहा है वो रहा आपका 27.16%। ठीक है। राज्य निर्यात नीति 2024 का उद्देश्य है निर्यातकों को लक्षित सहायता करना, उनको निर्यात क्षमता को बढ़ावा देना। ये केवल नीतियों की बात की गई है जो अपने आर्थिक समीक्षा के हिसाब से है। आरपीएससी वाले थोड़े से देख लेना, अभी आरपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ लेती है। राजस्थान खनिज नीति 2024 का उद्देश्य क्या है। खनिज नीति मतलब पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, उसका बढ़िया तरीके से समुदाय कल्याण को सुनिश्चित करना है। राज्य के जो भी प्रचुर खनिज संसाधन उनका लाभ उठाते हुए टिकाऊ, पारदर्शी और जिम्मेदार खनिज विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, ये अपने खनिज विकास नीति का उद्देश्य हो गया। ये अपने कई बार एग्जाम में पूछा है। राजस्थान ने क्या किया, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया है। कहां पर किया सर, जयपुर में किया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 में राइजिंग राजस्थान का आयोजन हुआ था जयपुर के अंदर। 35 लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे। बड़े बड़े जो उद्यमी हैं, व्यापारी हैं, वो राजस्थान के अंदर आए थे। इसकी गति को बढ़ावा देने के लिए पीएमयू का गठन किया जाएगा। पीएमयू मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, ओके। राजस्थान बजट के अंदर कुछ घोषणा की गई है, यहां से बहुत बार सवाल पूछेंगे आरपीएससी ने। ये इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं लगता पिछला तुमसे याद हो या ना हो, लेकिन इसको याद कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो सारी की सारी बातें आरपीएससी के द्वारा पूछ ली गई हैं। कोटा के अंदर सीधा सा पूछेगा टॉय पार्क कहां पर बनाया जाएगा। टॉय पार्क मतलब खिलौना पार्क, कोटा में बनाया जाएगा, बजट में घोषणा की गई है। सोनियाना चित्तौड़गढ़ में श्रमिक पार्क बनेगा, ये भी पूछ लिया। ये सांगानेर जयपुर में ब्लॉक प्रिंटिंग जोन बनेगा, इसकी स्थापना की जाएगी, बजट में घोषणा की गई है। ये तीनों की तीनों बातें कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी के द्वारा पूछ ली गई हैं, इंपॉर्टेंट है। विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट है वो कोटा के अंदर है, थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको भी आप ऐड कर लेना। ये अपने कोटा के अंदर खुलेगा। गांव और मंदिरों के इतिहास का रिकॉर्ड रखने के लिए संस्कृति पोर्टल है वो बनाया जाएगा। लोक गायकों संगीतकारों हेतु बीकानेर में गंवरी देवी कला केंद्र वो स्थापित किया जाएगा। ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। रख लोगे, ये बजट के अंदर घोषणा की गई तो यहां से पूछ लेंगे भी। जैसे क्या लोक गायकों संगीतकारों हेतु बीकानेर में गंवरी देवी कला केंद्र है वो स्थापित किया जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, लोक गायकों संगीतकारों के लिए गंवरी देवी कला केंद्र कहां पर बनेगा, बीकानेर के अंदर बनेगा। गांव और मंदिरों के इतिहास का रिकॉर्ड रखने के लिए संस्कृति पोर्टल बनाया जाएगा। विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट है वो कोटा में बनेगा। और ये सारे के सारे अपने पार्क जोन। इसी के साथ में आपका ये उद्योग वाला टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। आज आपकी पहली बार क्लास में लाइव आया हूं। आज तो कुछ मजा ही नहीं था क्लास के अंदर, सारे के सारे चीजें वही है सर, पढ़ा दो क्या बता दिन में। औद्योगिक संस्थाएं हैं और ये प्रमुख बजट में घोषणा की गई है, एकदम नॉर्मल सा टॉपिक था, इसमें कुछ समझाने वाला था नहीं। लेकिन एक खनिज और उद्योग आपके हो जाते हैं कंप्लीट, अब ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें पढ़ाने से भी डरते हैं यार, क्या पढ़ाएंगे। अब हम देखेंगे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोनों टॉपिक की मैं एक क्लास लेके आ जाऊंगा, तब तुम्हारे आराम से ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। खनिज से जितने भी सवाल पूछे गए सारे के सारे एक ही क्लास में लाने की कोशिश करेंगे। उद्योग से जो भी सवाल पूछे गए हैं वो एक ही क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, हाँ। ब्रह्मास्त्र 2.0 में भी थोड़ा सा टाइम है, तब तक आराम से बढ़िया पढ़ो आप। ओके, तो मिलेंगे फिर हम नई वीडियो में। तब तक इसको बढ़िया तरीके से पढ़ो, इसका रिवीजन करो। मैंने पढ़ा तो दिया लेकिन याद ये तुम्हें ही करना है। अभी मैं कितना क्या समझाऊंगा, इसमें सारी की सारी चीजें केवल याद करने वाली हैं। सर कौन सा पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा, गांव मंदिरों के इतिहास का रिकॉर्ड रखने के लिए संस्कृति पोर्टल बनाया जाएगा,
लोक गायकों संगीतकारों हैं तो बीकानेर में गौरी देवी कला केंद्र स्थापित किया जाएगा। एग्जाम में सिंपल सा पूछ लेते हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन देख लेंगे, फिर आपकी और भी बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ उद्योग में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सर ने जो पढ़ाया वो हमारे लिए पर्याप्त है। तो मिलेंगे हम नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।